हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंटी फंगल ड्रग्स के हवाले से है। तो एंटी फंगल ड्रग्स को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स, क्योंकि थोड़ा लेंथी आपका टाइम लेगा तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स यानी कि वो ड्रग जो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करे, हम उन ड्रग को हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। अब एंटी फंगल ड्रग्स ही एंटी फंगल इन्फेक्शन को किल करेंगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो बैक्टीरिया और वायरस हैं ये डिफरेंट होते हैं। आइए देखते हैं। फंगल जो है ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया और वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वायरस है, इसी तरीके से फंगल भी जो है ना एक, या फंगाई जो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट इसलिए है कि इसके जो कंपेयर, अगर स्ट्रक्चर कंपेयर करें बैक्टीरिया से वायरस से, तो ये मुख्तलिफ होते हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? कि इसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके जो कंपोनेंट हैं फंगल इन्फेक्शन के, फंगल जो वायरस है माइक्रोनिज्म, इसके जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके जो कंपोनेंट है जिससे ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बने हुए हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से अगर आप एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल ड्रग ऐसे पेशेंट को दोगे जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो बिल्कुल भी उससे जो है ना वो ठीक नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप एंटी फंगल ड्रग्स का ही यूज़ करें। इसी तरीके से ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन विद एंटी फंगल कॉल्ड माइकोसिस। मतलब कि जो फंगल इन्फेक्शन को अगर हम एंटी फंगल ड्रग से हम ट्रीट करते हैं, तो उस जो इसके लिए एक टर्म यूज होती है मेडिकल के अंदर, उसको हम कहते हैं माइकोसिस। फंगस यूक्रियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डीएनए स्टोर इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो यूक्रियोटिक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो प्रोक्रियोटिक जो सेल हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल से बने हुए होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये 1000 ऑलमोस्ट 1000 टाइम लार्ज, ज़्यादा क्या कहते हैं वो होते हैं, जसामत के अंदर बड़े हुए होते हैं यूनिसेलुलर से। और इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो है ना वो डीएनए होता है। जबकि प्रोक्रियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक सेल से बने हुए होते हैं, और उसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता। एक तो ये बात है, और दूसरा जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि फंगल इन्फेक्शन किस तरीके से, या फंगस या फंगाई किस तरीके से बैक्टीरिया और वायरस से डिफरेंट है। अब मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। स्टूडेंट, आपको तो ये पता पड़ गया कि फंगल जो है ना वो उसके लिए क्यों जो है ना वो डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से, और फंगस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कुछ 3 ऐसी वजूहात हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, कि जिसकी वजह से जो है ना फंगल इन्फेक्शन आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर। उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली वजह तो ये है कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना उसकी यूजेज आप ज़्यादा हो चुकी है। पहले ज़माने में नहीं थी। जब जिस ज़माने में ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो है ना ये एंटीबायोटिक की यूजेज ज़्यादा नहीं थे, तो क्या होता था कि जो बॉडी थी, जो इंसान का जो पर्सन की जो बॉडी थी, वो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया हुआ करते थे। और जब भी वो बॉडी किसी फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आती थी, तो वो अच्छे बैक्टीरिया क्या करते थे, उस फंगल इन्फेक्शन को किल कर दिया करते थे। अब क्या है कि हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूजेस ज़्यादा कर दिया है। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, ये तो अपने जो जो टारगेट है, जो बैक्टीरिया हैं, उनको तो किल कर ही रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हुए होते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शन को किल किया करते थे। तो क्या हुआ कि उन अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो गई, गुड बैक्टीरिया जो थे उनकी कमी हो गई ये जिस्म के अंदर। तो अब वो इस काबिल नहीं रहे, जिस्म के अंदर गुड बैक्टीरिया है नहीं कि वो जो है ना फंगल इन्फेक्शन को किल कर सके। तो एक तो यह वजह है कि आपकी फंगल इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज आ चुकी है। दूसरा, जो पेशेंट इम्यून डिप्रेशन ड्रग ले रहे होते हैं, इम्यून डिप्रेशन ड्रग ले रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो है ना वो इम्यून की जो है ना वो मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं। HIV एड्स आ गई है, RA फैक्टर आ गया। इसके अंदर जो है ना एक मिसाल मैं आपको लिवर की दे देता हूँ। चलो, अगर हम लिवर की ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, पेशेंट जो है ना कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, तो वो ये करता है कि जो इम्यून डिप्रेशन ड्रग्स देता है, इस वजह से देता है कि जो लिवर हम नया पेशेंट को दे रहे हैं उसके खिलाफ हमारी जो बॉडी है या पेशेंट की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज ना बनाए, ताकि वो लिवर अपना सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो प्रॉपर तरीके से लिवर के काम करने के लिए हम इम्यून डिप्रेशन ड्रग देते हैं। तो ज़्यादा यूजेज जो इम्यून डिप्रेशन ड्रग है उसकी वजह से भी जो है ना फंगल इन्फेक्शन के जो है ना इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
आपकी इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है, इम्यून आपका जो है ना वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से ये उसकी वजह क्या होती है, इम्यून डिप्रेशन ड्रग, उस वजह से फंगल इन्फेक्शन के अंदर ज़्यादा होगी। एक एक तीसरी वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है आजकल, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब आप इस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये एक जोन है वर्ल्ड के अंदर। अब तो ट्रैवलिंग अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, बल्कि बर्रे आज़म अगर एशिया और आप यूरोपियन कंट्री लें तो इनकी ट्रैवलिंग भी ज़्यादा हो चुकी है। अब एक एरिया है या एक जोन है, वहाँ पर जो है ना फंगल इन्फेक्शन जो है ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर फंगस जो है ना वो जिंदा नहीं रह पाता, उसके लिए वो इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा जहाँ पर सर्दी है या सर्दी की वजह से वो इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, वो वहाँ पर जो है ना वो रहता नहीं है, जिंदा नहीं रह पाता। इस वजह से जो है ना वो वहाँ पर उस बंदे को या उन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बहुत कम हो गए चांसेस। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर फंगस है ही नहीं। दूसरी जोन ऐसा है कि वहाँ पर जो है ना फंगस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है। अगर वो इन्वायरमेंट सूटेबल है और वहाँ के जो लोग हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है, और यहाँ से जहाँ पर जो है ना फंगल इन्फेक्शन कम था, यहाँ से एक बंदा या पर्सन वो ट्रेवल करके इस जोन में आया तो क्या होगा, आपका क्या ख्याल है क्या होगा, वो भी फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाएगा। ट्रैवलिंग इज तीसरी एक वजह थी, और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन ये तीन ऐसी वजह थी जो जिसके बारे में मैंने आपको बताना लाजमी समझा था कि आपको ये पता पड़ जाए कि फंगल इन्फेक्शन दिन ब दिन ज़्यादा क्यों हो रहा है। अभी आगे हम चल के और फंगल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि फंगल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये ये है सेल वॉल फंगस की, और ये ब्लैक कलर से जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए। सही है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो बैक्टीरिया से या वायरस से वो मुख्तलिफ होते हैं। उसकी एक वजह ये है, अब अगर आप इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड लिखना लाजमी होता है, पहले इंसान लिख लेता है, चिटिन है, ये चीज़ें हैंगी ये दोनों। तो इन दोनों को क्रॉस लिंक के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, एक चीज़ है क्रॉस लिंक जो बना रही होती है उसको हम कहते हैं बीटा ग्लाइकॉन। ये भी पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, दोनों जो है पॉलीसेकेराइड है। लेकिन ये जब क्रॉस लिंक बनाती है तो क्या करती है कि सेल वॉल जो है ना फंगस का जो सेल वॉल है वो रिजिडिटी इख्तियार कर लेती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। जिस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जो है ना ग्लाइकोपेप्टाइड जो है ना वो क्रॉस लिंक बना रही होती है, अगर आपको पता होगा ग्लाइकोपेप्टाइड ये बैक्टीरिया के जो है ना सेल वॉल के अंदर जो है ना वो क्रॉस लिंक बना रही होती है। इसी तरीके से है ना बीटा ग्लाइकॉन जो है ना वो ये भी क्रॉस लिंक बना रही होती है इन पॉलीसेकेराइड के दरमियान, और जो है ना सेल वॉल को रिजिड कर देती है, मजबूत कर देती है आसान अल्फाज में। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन बीइंग के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर बाय लेयर होती है, इसके भी जो है ना यहाँ पर फास्फोलिपिड बाय लेयर होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाय लेयर होती है, इस तरीके से फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी बाय लेयर होती है। इसके अंदर जो अर्गोस्टेरॉल जो है ना वो बीच के अंदर वो मर्ज हुआ होता है, वो इनको जो है ना वो जुड़े हुए रखता है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल याद रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जो है ना इस शेप में पड़ा हुआ होता है बाय लेयर के दरमियान, और उनको जो है ना वो आपस में मिलाए रखता है। उस या फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है ना अर्गोस्टेरॉल यहाँ पर जो है ना वो फास्फो बाय लेयर के अंदर रहता है, और वो एक रिजिडिटी या उस सेल मेम्ब्रेन को जोड़े हुए रखता है। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की, आपने अगर देखा होगा सेल डिवीजन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक इंपॉर्टेंस होती है, वो न्यूक्लियस को वो जो है ना वो जुड़े हुए रखता है। फिर जो है ना वो जैसे वो डिवीजन होती है साइटोकाइनेंस
जो डिवीजन होती है तो उसमें जो है ना वो फिर वो ख़त्म हो जाती है और वो 2 सेल बन जाते हैं माइटोसिस के। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और जेनेटिक मटेरियल जो है ना न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस जो है ना आपको मैंने आपने यहाँ दिखा दिया। तो ये है फंगस का जो है ना स्ट्रक्चर। हमने इसको बताने का, ड्रॉ करने का, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखनी है कि यहाँ पर जो है ना ये जो एल्गोस्टेरॉल है इसको याद रखना होता है, आपको बीटा ग्लाइकॉन को याद रखना होता है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना बीटा ग्लाइकॉन के ऊपर काम करते हैं, कुछ ड्रग जो है ना वो एल्गोस्टेरॉल के ऊपर काम करते हैं, कुछ ड्रग जो है ना वो डीएनए के ऊपर काम करते हैं, कुछ ड्रग माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करते हैं। हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना फंगस के स्ट्रक्चर को पढ़ना या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हमारी ड्रग कहाँ जाके किस तरह का से काम करेगी। अब हम इस काबिल तकरीबन हो चुके हैं फंगस के स्ट्रक्चर को जानने के बाद, फंगस को जानने के बाद, फंगस इन्फेक्शन होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो जानने के बाद और फंगल स्ट्रक्चर जानने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एंटी फंगल ड्रग्स किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, थोड़ा सा लाजमी है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं वो सिस्टमेटिकली देते हैं, कुछ जो हम टॉपिकली देते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि बाद में हमको थोड़ा सा मसला ना हो। अब अगर सुपरफिशियली स्किन या नेल या हेयर के में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे वो अलग से आएंगी। कैंडिडियासिस के अंदर अगर हम इस माउथ या विजाइना के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, विजाइनल वल्गो कैंडिडियासिस भी इसको हम कहते हैं ज़्यादातर। सिस्टमेटिक के अंदर जो है ना एक टाइप है फंगल इन्फेक्शन की, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के IV ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाए, ऑर्गन है यानी लंग्स के अंदर आ जाए या हार्ट के अंदर आ जाए या ब्रेन के अंदर आ जाए, इसकी मैं मिसाल आपको ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अगर ब्रेन के अंदर हो जाए, लंग्स के अंदर इंडोकार्डाइटिस हो जाए, तो इसके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो है ना हम यूज़ करते हैं, और वो भी एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो जैसे एम्फीटेरासिन B है तो उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं आइए हम देखते हैं। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि सुपरफिशियली ड्रग्स और जो कैंडिडियासिस के जो वर्गो माउथ और विजाइनल के अंदर जो ड्रग्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे, सिस्टमेटिक के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। आइए अभी हम जो है ना ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। अब अगर हम एंटी फंगल ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सेल वॉल के ऊपर काम करती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करती हैं, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर काम करती है, DNA और RNA के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जो है ना सेल वॉल को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल की जो रिजिडिटी है पॉलीसेकेराइड और उनको जो आपस के अंदर क्रॉस लिंक बनाती है, तो उसके क्रॉस लिंक कौन सी पॉलीसेकेराइड से बन रही थी, वो थी बीटा ग्लाइकॉन। अगर इस बीटा ग्लाइकॉन को हम ब्लॉक कर दें, किसी तरीके से उसको बनने ना दें, तो उसकी सेल वॉल की रिजिडिटी नहीं रहेगी और फंगल इन्फेक्शन फंगस जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है बीटा ग्लाइकॉन सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ना वो क्या करता है कि इस बीटा ग्लाइकॉन को बनाता है। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें, किसी तरीके से इस एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, तो आपका क्या ख्याल है कि बीटा ग्लाइकॉन बनेगा। अगर जब ये नहीं बनेगा तो सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी है या डिग्निटी है या रिजिडिटी है वो नहीं होगी, और जो फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, इस एंजाइम को किल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर कैस्पोफंगी, मैकोफंगी और रीजाफंगी के नाम पर जो है ना ड्रग्स आती हैं, और इसकी कैटेगरी के अंदर जो है ना इक्विनोकेंडाइन के नाम से जो है ना ये कैटेगरी आती है। तो एक कैटेगरी हमने पढ़ ली जो सेल वॉल के ऊपर जो मेडिसिन काम करती है, और सेल वॉल के ऊपर जो एंजाइम है बीटा ग्लाइकेन सिंथेटेज एंजाइम, उसको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो बीटा ग्लाइकेन जो है ना जो क्रॉस लिंक बनाती है वो नहीं बनेगा, और रिजिडिटी जो फंगस की जो होगी वो नहीं होगी। फर्स्ट लाइन सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट जो सिस्टमेटिक या हो सुपरफिशियली हो या कैंडिडियासिस हो, तो ये फर्स्ट लाइन सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। अब दूसरी जो है ना सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको जैसे कहा था कि ईस्ट्रोल हमारा टारगेट रहेगा। जो फास्फोबाइल लेयर होती है उसके दरमियान एक, जैसे ह्यूमन बीइंग में कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से यहाँ पर ईस्ट्रोल,
तो ईस्ट्रोल हमारा टारगेट रहेगा। तो ईस्ट्रोल का हम टारगेट करने के लिए हम एम्फोटेरासिन बी और नेस्टाटीन की ड्रग यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एम्फोटेरासिन बी जो है ना, अगर आप ईस्ट्रोल को अगर आप देखो तो वो कम्पैक्ट शेप के अंदर है, उसके अंदर कोई भी जो है ना वो पॉलीमर्स या अब इसकी कटिंग नहीं भी होती। लेकिन ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से पॉलीमर्स फॉर्म कर देती हैं, यानी कि जो अंदर का कांटेक्ट है वो बाहर जा सकता है और बाहर का कांटेक्ट अंदर आ सकता है। अगर ये चीज़ बनी रहेगी तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर ये चीज़ बनी रहेगी तो कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसके अंदर आप इस तरीके से पॉलीमर्स जो फॉर्म हो जाती है तो इससे क्या होगा कि यहाँ जो सेल जो फंगस के सेल के अंदर की कांटेक्ट है वो बाहर चले जाएंगे और बाहर से जो कांटेक्ट है वो अंदर भी आ सकता है। तो इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो क्या होगा, आपका किल हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगी, उसकी इंटीग्रिटी या सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी वो जो है ना वो लूज़ हो जाएगी। ऐसी मेडिसिन जो ये पॉलीमर्स फॉर्म करती हैं उनको जो हम ईस्ट्रोल टारगेट के नाम से हम ऐसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है ना एम्फोटेरासिन बी आईवी हम देते हैं। ओरली हम इसलिए नहीं देते कि ये स्टमक के अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ पर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके एब्जॉर्प्शन जो है ना वो सही तरीके से हो नहीं पाती और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी हैं। रीनल फेलियर करवा सकती है, ये एम्फोटेरासिन बी की मैं बात कर रहा हूँ, रीनल फेलियर करा सकती है। इसके अलावा जो है नॉर्मल सेल को वो डैमेज करती है और इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो काज कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक और चीज़ यूज़ होती है, आजकल साइंटिस्ट ने जो है ना वो इजाद की है, लाइपोसोमल नाम के लाइपोसोमल लाइपोसोमल एम्फोटेरासिन बी के नाम से एक ड्रग इजाद की है। वो क्या करती है कि वो एक शेल बना लेती है और इस ड्रग को एम्फोटेरासिन बी को इसके अंदर जो है ना वो इस शेल के अंदर वो रख लेती है और ये जब भी फंगस के कांटेक्ट में आएगी, ना कि किसी और जो है ना वो हमारी नॉर्मल सेल हो गई या कोई और भी जो है जिस्म के अंदर कोई और भी जो सेल आ जाती हैं या कोई और भी जो है ऑर्गेनिज्म आ जाता है, उसके कांटेक्ट में जाके जो है ना ये बस्ट नहीं होगी। ये जैसे ही फंगस के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर जो है ना वो बस्ट हो जाएगी और जो ये एम्फोटेरासिन बी है वो फंगल इन्फेक्शन को जो है ना वो टारगेट कर लेगी ईस्ट्रोल को। तो ये एक साइंटिस्ट ने जो है ना एक कमाल की चीज़ बना दी है ताकि जो है ना वो हमारे नॉर्मल सेल या रीनल फेलियर वो जो है ना उसकी कमी जो है ना वो इस शेल की मदद से हो सकती है। नेस्टाटीन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आईवी नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस वजह से एम्फोटेरासिन बी के बनिस्बत जो है ना नेस्टाटीन के बहुत ज़्यादा जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट है। इसको हम जो है ना वो टिपिकली यूज़ करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर हम यूज़ करते हैं और ओरल फेरेंजियल अगर कोई किसी को है इन्फेक्शन फेरिंग्स तक तो हम उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं नेस्टाटीन को। अलबत्ता जो है ना हम लोग जो है ना ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आईवी हम इसकी यूज़ नहीं करते। तो ये था एक सेल वॉल के ऊपर जो है ना एक मेडिसिन किस तरीके से काम करती है। सेल वॉल के ऊपर दूसरी मेडिसिन भी काम करती है, उसको अभी हम देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल के ऊपर एक दूसरी मेडिसिन भी काम करती हैं। हमने टारगेट जो है ना एर्गोस्टेरोल को करना है। अब एर्गोस्टेरोल बनने की प्रोसेस देख लेते हैं। स्क्वालिन से जो है ना लिनोस्टेरोल बनता है और लिनोस्टेरोल से फिर एर्गोस्टेरोल बनता है। अब स्क्वालिन और लिनोस्टेरोल को बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वालिन एपोक्सिडेज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट स्क्वालिन इनटू द लेनोस्टेरोल। और इस तरीके से लेनोस्टेरोल को एर्गोस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट करने में 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो है ना लिनोस्टेरोल को एर्गोस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास अगर हम एक तो वो था कि जो आपने जो है ना वो पॉलीमर्स फॉर्म कर दिए, स्टेरोल में पॉलीमर्स फॉर्म कर दिए और इसके इंटीग्रिटी को ख़त्म कर दिया, बाहर की चीज़ अंदर और अंदर की चीज़ सेल से बाहर जा सकती है। लेकिन अगर इस स्टेरोल को बनने ही ना दें, इसको ही बनने ना दें, एर्गोस्टेरोल को ही बनने ना दें, तो इसके लिए हमारे पास दो टारगेट हैं। एक तो ये है
नंबर 1 और नंबर 2 ये है। एक ये एंजाइम है स्क्वालिन इपॉक्सीडेज, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, और दूसरे नंबर पे 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम है, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो ये एर्गोस्टेरोल बनेगा ही नहीं, और बाय लेयर जो फास्फोबाय लेयर है उसकी जो फंगस की है वो कंप्लीट होगी नहीं, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फंगस का सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं, ज़्यादातर सुपरफिशियली हम इसको यूज करते हैं, इसको अलीलामाइन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना टर्बिनाफिन और नेफिटाफिन के ड्रग्स जो है ना उनके नाम आते हैं। हम इसको जो है ना इन ड्रग को इस्तेमाल करने से हम क्या कर सकते हैं कि इस स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को हम इनहिबिट कर सकते हैं। अब ये जो 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उसके अंदर इमिडाजोल और ट्रायाजोल के नाम से जो है ना 2 कैटेगरी के अंदर ड्रग आती हैं। एजोल भी उसको कहते हैं, एजोल ड्रग्स भी कहते हैं। इनको अलग लिखने का भी एक रीज़न है, वरना तकरीबन अगर आप इनके नाम पढ़ें तो सेम सेम ही आपको नज़र आएंगे। मीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और क्लोट्राइमाजोल, इस तरीके से फ्लोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल और वेरिकोनाजोल। लेकिन ये 3 ड्रग अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, रिनल फेलोर करवा सकती है और भी कुछ ये कर सकती है। तो इसको हम ज़्यादातर जो है ना सुपरफिशियली यूज़ करते हैं, ना कि सिस्टमेटिकली हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। अलबत्ता फ्लोकोनाजोल और इट्रोकोनाजोल और वेरिकोनाजोल को हम सिस्टमेटिकली या कैंडिडियासिस के पेशेंट के अंदर हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर डिफरेंट थी, ये लो टॉक्सिसिटी है, ये हाई टॉक्सिसिटी है। और ये ड्रग्स क्या करती हैं कि ये स्ट्रोल को बनने से रोकती हैं। जो फास्फोबाइल लेयर के अंदर जो इस एर्गोस्टेरोल है वो बनता है, उसको ही बनने से रोकती हैं, और इससे पहले वाली ड्रग्स जो थी वो पॉलीमर्स फॉर्म करती हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि इन ड्रग्स के फंक्शन आपको याद रहेंगे। एक जो है ना स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, दूसरा जो है ना ये जो इजोल ड्रग्स हैं ये 14 अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। आइए देखते हैं और कौन सी ड्रग जो है ना एंटी फंगल के पेशेंट को हम देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम लोग। सेल वॉल की बात होगी, सेल वॉल के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन होता है जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जाकर ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसेबल कर देती हैं, उसको अपना काम करने नहीं देती, यानी कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होने पाता और सेल डिवीजन नहीं होती। यानी कि ये ड्रग्स ग्राइसोफोल्विन इनहिबिट द माइटोसिस, यानी कि स्पेशली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करती हैं, और इसके जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे बाइंड होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डिसेबल कर देती हैं, और जो सेल वॉल की जो डिवीज़न है, सेल की जो डिवीज़न है वो नहीं हो पाती और सेल की इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से जो फंगस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं बेंजीमाइडाजोल, नोकोडाजोल और थायाबेंडाजोल, और बहुत सारे ड्रग्स भी आती होंगी, लेकिन मैंने ये 3 ही लिखी हैं, बहुत मुश्किल से नाम है इनके। बहरहाल ये जो है ना ऐसी ड्रग्स हैं जो स्पेशल टाइप की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन है उससे बाइंड होकर जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसेबल कर देती हैं, और माइटोसिस का जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का वो नहीं हो पाता। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के लेवल के ऊपर ये ड्रग्स काम करती हैं। अब हम DNA के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कौन सी ड्रग्स काम करती हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है ना प्यूरिन और पायरामाइडिन के जो बेस पेयर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और जो यूरासिल RNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और DNA के लिए जो है ना थाइमिन रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो है ना वो बेस पेयर बना सके। तो पायरामाइडिन और प्यूरिन ये होते हैं DNA और RNA के बेस पेयर, सही है। इसके मैंने आपको नाम बता दी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तो लाजमी होंगे, लेकिन साथ में जो है ना RNA के लिए यूरासिल और DNA के लिए थाइमिन। तो ये फ्लोसाइटोसिन ड्रग जो है वो क्या करती है कि वो जेनेटिक जो मटेरियल है इसके ऊपर काम करती है और इनको RNA को और DNA को रोकने से रोकती है। 5-फ्लोरो यूरासिल क्या करती है कि जैसे ही हम ये ड्रग देते हैं तो ये RNA के पास जाके जो RNA के जो बेस पेयर है यूरासिल उसकी जगह वो खुद
बैठ जाती है। अगर यूरासिल नहीं होगा तो क्या आरएनए का बेस पेयर कंप्लीट होगा? नहीं होगा, और उससे आरएनए ही नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो आपको जो है ना प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी कि मतलब जो है ना आपका जो फंगल का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा ही नहीं। तो एक तो ये जो ड्रग है फ्लोसाइटोसिन वो यूरासिल की जगह बैठ जाती है, तो आरएनए को बनने से रोक देती है। तो आरएनए का काम तो हो गया। अब हम डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है कि फ्लोसाइटोसिन जाके क्या करता है कि थायमीन डायलेट सिंथेसाइज एंजाइम है जो क्या करती है, डीऑक्सीयूराडाइन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं थायमीन डायलेट सिंथेसाइज एंजाइम। तो ये ड्रग क्या करती है, इस थायमीन डायलेट सिंथेसाइज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो है ना डीटीएम के अंदर डीयूएमपी डीटीएम के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और जब ये कन्वर्ट नहीं होता तो थायमीन नहीं बनता। थायमीन तब बनेगा जब डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट बन जाए। और डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट कब बनेगा, जब डाईऑक्सीयूराडाइन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए इस एंजाइम की बदौलत। अगर हम इस एंजाइम को भी ब्लॉक कर दें तो ये सब चीज़ें नहीं बनेगी और थायमीन नहीं बनेगा। और थायमीन जो है ना वो डीएनए का बेस पेयर है। यहाँ पर थायमीन बेस पेयर नहीं बना और वहाँ पर यूरासिल बेस पेयर नहीं बना, तो आरएनए भी नहीं बना और डीएनए भी नहीं बना। तो ये ड्रग ये काम करती है। अब फ्लोसाइटोसिन को हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन के में भी देते हैं एम्फोटेरासिन बी के साथ, एम्फोटेरासिन बी के साथ। अब इसका कमाल देखिए, एम्फोटेरासिन बी क्या करता है कि सेल वॉल जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एर्गोस्टेरॉल है वहाँ पर जो है ना वो पॉलीमर्स बनाने का काम करती है। तो ये क्या करते हैं कि क्योंकि डीएनए जो आपके जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को अगर किसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम पॉलीमर्स कायम हो जाए और बाहर की चीज़ अंदर जा सके तो क्या होगा, डीएनए के ऊपर हम अटैक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये ड्रग अगर हम दोनों साथ देंगे तो ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉलीमर फॉर्म करेगी, और ये फ्लोसाइटोसिन सीधा जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है ना वो अपना अटैक जाके करेगा, और जो फंगस जो वायरस है उसको किल करने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो फ्लोसाइटोसिन और एम्फोटेरासिन बी जो है ना हम कम्बिनेशन में भी देते हैं पेशेंट को। तो लेकिन ये जो है ना फिजिशियन जो है ना वो खुद सोचता है कि हम किस सिस्टमेटिक में दें या कौन से पेशेंट को दें, लेकिन ये है एक पूरा प्रोसेस जिस तरीके से हम एंटी फंगल ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ना आज के लेक्चर में थोड़ा सा मुश्किल था, नाम बहुत मुश्किल हैं और मैं थोड़ा सा वोकल इतना नहीं हूँ इसके उर्दू स्पीकिंग के हवाले से, लेकिन बाहर मैंने अपनी कोशिश की कि आपको जो है ना मैं फंगल इन्फेक्शन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं और एंटी फंगल ड्रग्स देने के हवाले से जितनी भी चीज़ें मुझे याद हैं या मैं पढ़ सकता था तो मैं आप लोगों को जो है ना वो बता सकूं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको किसी और सिस्टम के ड्रग्स के बारे में अगर पढ़ना हो या उसके बारे में वीडियो बनाने का आप मुझे मौका दें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है ना वो शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपके जो है ना वो कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।